हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमीथियस, इस गॉथिक साईफाई हॉरर नॉवेल के बारे में। अभी मैंने इसको गॉथिक हॉरर साईफाई नॉवेल कहा है, बट ये उस इन 3 वर्ड्स के बियॉन्ड जाता है। एक रोमांटिक टेल है, एक रोमांटिसिज्म का लिटरेरी मास्टरपीस है और इसकी बहुत सी शेड्स है। मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न रीडर्स को इस 200 साल पुरानी, ये 1818 में पब्लिश हुई थी फ्रैंकेनस्टाइन, बट इस 200 से ज़्यादा साल पुराने बुक को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि इसका कल्चरल इम्पैक्ट और लिटरेरी इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा है कि इसके बारे में अभी भी बात होती है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च पेपर, एकेडमिक पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं और इसको अभी भी एक डेथ ऑफ ऑथर के बाद इसको अभी भी एनालाइज और डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है। पर फिर भी हमें तो वीडियो बनाना ही है, तो हम बात करेंगे। तो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कहा था, बहुत पुरानी, कि मेरे टॉप 3 ऑल टाइम फेवरेट बुक जो है उसमें ये सेकंड रैंक करती है। तो अभी भी ये सेकंड रैंक करती है। मेरे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और काफ़ी फेवरेट बुक है। और इस वीडियो के लिए मैंने कल पूरा दिन बैठ के इसको फिनिश किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बारे में बहुत टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं वो सब नहीं करने वाला। मैं इस वीडियो को जितना कम लेंथ रख सकता हूँ उतनी कम लेंथ रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सा डिस्कोर्स और डिस्कशन हो चुका है और मुझसे बेटर बहुत से लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं कुछ की थीम्स जो है, जो काफ़ी कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, उनके बारे में बात करूँगा। और एक इसका पॉप कल्चरल इम्पैक्ट जो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बुक कैसे आई? तो मेरी शैली जब 18 साल की थी तब वो पर्सी शैली के साथ घूम रही थी स्विट्ज़रलैंड में। और वो पर्सी शैली के बारे में आपको पता होगा, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोइट रह चुके हैं वो। और उनकी ओज़िमैंडियस ये पोएम काफ़ी मतलब उनकी आइडेंटिटी है, आप उसे ज़रूर पढ़िए अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। तो ये दोनों जो है वो जेनीवा में जाते हैं और लॉर्ड बायरन के घर पे जाते हैं। तो लॉर्ड बायरन भी एक बहुत ही बड़े इंग्लिश पोइट रह चुके हैं अपने टाइम के, और ये तीनों भी काफ़ी एक रोमांटिक मूवमेंट जो थी लिटरेचर में, उसमें ये तीनों ऑथर काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुके हैं। और लॉर्ड बायरन के घर पे लॉर्ड बायरन का एक दोस्त है जिसका नाम मुझे पता नहीं है या याद नहीं है, वो भी था। और बाहर बहुत बारिश वगैरह चल रही थी। अभी ये 4 लोग जो है वो एक कासल में अटके थे और एक दूसरे को गोस्ट स्टोरीज वगैरह सुना रहे थे। तभी लॉर्ड बायरन कहता है कि ठीक है, हम एक कॉन्टेक्स्ट रखते हैं कि हम चारों जो है एक एक हॉरर स्टोरी लिखेंगे, एक घोस्ट स्टोरी लिखेंगे, और जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी वो जीतेगा ये कॉन्टेस्ट जो है वो, ठीक है। तो ये चारों कोई भी स्टोरी लिख नहीं पाते। पर्सी शैली जो है या लॉर्ड बायरन जो है वो आधे में छोड़ देता है, पर्सी शैली भी इसे छोड़ देता है आधे में। मेरी शैली जो है वो इसे लिख नहीं पाती और वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो भी काफ़ी बड़े ऑथर थे। उसकी माँ जो है मेरी की, वो उसको प्रोटो फेमिनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उसकी बुक जो है वो फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म को भी प्रीडेट करती है, जो फेमिनिज्म के बारे में बात करती है, ठीक है। तो वो उस प्रेशर में थी और उसको स्टोरी लिखनी नहीं है, मतलब उसके दिमाग में नहीं आया कुछ, तो रात भर सोचती है और फिर बाद में जाके उसे मतलब समझ में आता है कि उसको एक्चुअल में क्या लिखना है। और 2 साल बाद, लाइक इन 1818, वो फाइनली उसकी स्टोरी जो है 2 साल काम करने के बाद उसको पब्लिश करती है। और वो अंडर फॉल्स नेम इसे पब्लिश करती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं रहती कि इसको कैसे परसीव या रिसीव किया जाएगा, इसे कैसा रिसेप्शन मिलेगा। फाइनली ये स्टोरी जो है फ्रैंकेनस्टाइन, काफ़ी इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है और फाइनली 1821 में मेरी अपने खुद के नाम के अंडर इसे फिर से सेकेंड एडिशन के लिए पब्लिश कर देती है, ठीक है। इस तरीके से इस स्टोरी का जन्म हुआ है। और फिर बाद में इसे कुछ मॉडर्नाइजेशन भी किया मेरी शैली ने और पर्सी शैली ने। तो इसका 1831 में एक अलग एडिशन आया था जिसमें मेरी ने काफ़ी एलिमेंट्स इसके चेंज किए थे और जिसमें पर्सी शैली ने भी कुछ एडिशंस की थी, जैसे कि कुछ प्रोजेस वगैरह है वो
पर्सी शेली ने ऐड किए थे। और इन दोनों की मतलब आपको अगर फ्रैंकेनस्टाइन समझना है तो आपको मेरी शेली का जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उस टाइम का, और उसकी पर्सनल लाइफ जो है, पर्सी बी शेली की जो पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ऐसे भी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, बट इसकी फेस वैल्यू इतनी के बियॉन्ड भी बहुत सी बैक स्टोरी है इसमें, वो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस देती है। तो बहुत से लोग जो है वो कोई सा भी एडिशन ले लेते हैं, जैसे कि मेरा जो पहला एडिशन है फ्रैंकेनस्टाइन का ऐसे ही था, इसमें कुछ नोट्स वगैरह नहीं है। ये जो है मेरा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिशन है, तो ये कॉमिक लगेगा आपको, ये कॉमिक नहीं है। तो इसमें सिर्फ डैनियल क्लाउस का आर्ट है और मतलब एक जैकेट की तरह है इसका कवर, और उसमें डैनियल क्लाउस के कार्टून्स है फ्रैंकेनस्टाइन के। बट अंदर जो है ये एक डिलक्स एडिशन है फ्रैंकेनस्टाइन का, पेंगुइन ने पब्लिश किया है, और इसमें 1818 का भी टेक्स्ट है और 1831 का भी टेक्स्ट है। उसी के साथ बहुत सी नोट्स है। लॉर्ड बायरन का एक हॉरर स्टोरी इसमें है, लॉर्ड बायरन की कुछ राइटिंग्स इसमें है। इसी के साथ 2 इंट्रोडक्टरी ऐसे भी है इसमें, फिर पर्सी और मेरी के कुछ लेटर्स इसमें हैं, और बहुत से मतलब ये बहुत टाइटली पैक्ड बुक है। इसमें आपको जितने भी रिसोर्सेस चाहिए मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन को लेकर, वो ऑलमोस्ट सभी आपको इसमें मिलेंगे। मुझे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिशन लगता है, और अगर आपको कोई एकेडमिक पेपर वगैरह लिखना है तो आप इस एडिशन को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्लॉट के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये एक स्टोरी जो है वो एक रोमांटिक ने लिखी है। मेरी शैली एक काफ़ी रोमांटिक पर्सन थी, रोमांटिसिस्ट मूवमेंट का हिस्सा थी बहुत बड़ा। और इसमें जो है कि जो टाइम था 1800 का, उसमें लोग बहुत सी नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। रोमांटिसिज्म एक अपने प्राइम पे था, और साथ ही में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस जो है या रेनेसांस जो है वो भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था यूरोप में। तो ये जो 3 मूवमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो मूवमेंट तो नहीं है, वो एक चेंज है, रोमांटिसिज्म और रेनेसांस, ये तीनों के बारे में आपको पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बुक में इन 3 चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी प्रखरता से हमें दिखाई देता है। तो इसमें जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट की स्टोरी है, या फिर एक केमिस्ट्री स्टूडेंट, या फिर एक ब्रिलियंट माइंड की स्टोरी है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। तो फ्रैंकेनस्टाइन जब भी हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि फ्रैंकेनस्टाइन मतलब मॉन्स्टर का नाम है, तो वैसा नहीं है, वो एक मिसकंसेप्शन है। तो बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की नहीं है, तो फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की ये स्टोरी है। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो बहुत ही एम्बिशियस एक साइंस का या फिर मॉडर्निटी का बंदा है, और जो सोचता है कि उसको कुछ मतलब अपनी खुद की ग्लोरी के लिए वो कुछ रिसर्च करना चाहता है, कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहता है। तो वो मैन को इमोर्टलाइज करना चाहता है, ठीक है। अभी उसको मैन को इमोर्टलाइज करना तो है, बट उस टाइम पे जब वो शुरू करता है अपनी जर्नी, तो यूरोप में तब अल्केमी काफ़ी एक मिस्टिफाइंग सब्जेक्ट था, मिस्टीरियस सब्जेक्ट था। इसके पीछे एक एनिग्मा था, जो मॉडर्निटी जो है इसको वो रब करती जा रही थी, ठीक है। तो विक्टर जो है पहले अल्केमी का यूज़ करके बहुत सी अल्केमी की बुक्स वगैरह पढ़ के डेड बॉडीज़ को या फिर लाइफ को इमोर्टलाइज करने की कोशिश करता है, मतलब प्लान करता है या स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करता है। जब वो कॉलेज में जाता है तब उसे पता चलता है कि अल्केमी तो एक पुराना सब्जेक्ट बनता जा रहा है, अभी मॉडर्निटी का टाइम है। तो वहाँ पे उसको कुछ प्रोफेसर्स मिलते हैं, वो बताते हैं कि तुम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान दो। और उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी रिसर्च चल रही थी। तो गैल्वेनिज्म एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी में। तो गैल्वेनिज्म और कुछ केमिस्ट्री के कुछ वेग केमिस्ट्री, मतलब इसमें बताया नहीं गया है कि विक्टर एक्चुअल में क्या करता है, बट केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके विक्टर जो है वो एक डेड कॉप्स को रीएनिमेट करता है। इस डेड कॉप्स को वो
ग्रेव रॉबिंग करके वगैरह लाता है, स्टिच करता है और रीएनिमेट करता है। तो विक्टर जो है, जैसे गॉड ने खुद की इमेज में हमें बनाया, तो विक्टर भी खुद की इमेज में एक बहुत ही परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करता रहता है। बट जब वो अपनी क्रिएशन में जान फूंकता है तब उसे पता चलता है कि उसने एक हॉरिफाइंग कुछ तो क्रिएचर बनाया है। उससे वो इतना डर जाता है, जो क्रिएचर उसने बनाया उसको देख के उसको इतनी डिस्गस्ट फील होती है कि वो अपने लैब से भाग जाता है। ठीक है, अपनी लैब से भागने के बाद वो जब वो वापस आता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो क्रिएशन है, जो मॉन्स्टर उसने बनाया है, वो उसे एक मॉन्स्टर कहता है। जो मॉन्स्टर उसने बनाया है, जिस मॉन्स्टर को उसने ज़िंदा किया है, वो भाग गया है और उसको एक रिलीफ मिलता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। और फिर अभी पूरी स्टोरी जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर की है एक्चुअल में। विक्टर जितना एक प्रोटैगनिस्ट का पार्ट प्ले करता है, उतने फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर जो है वो भी उतने ही प्रोटैगनिस्ट का पार्ट प्ले करता है। तो हमें दोनों की व्यू पॉइंट से ये स्टोरी समझ में आती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जो मॉडर्न साइंसेस वगैरह जो है, तो इनको मतलब कि दो फोर्सेस है, एक है रोमांटिसिज्म या फिर नेचर, और दूसरी जो फोर्स है वो है साइंस और मॉडर्निटी। और जो रोमांटिक एथिक्स जो है और मॉडर्निटी के एथिक्स जो है, इनका क्लैश जो है, इसके बारे में इसमें बेसिकली एक बात की गई है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सभी इसे पढ़िए। मैं इसको बिल्कुल भी मेरी फेवरेट स्टोरी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता कुछ भी अनफ शनफ बोल के इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसे खुद ही से पढ़िए। और मैं इसके थीम्स के बारे में बात करूँगा जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो सबसे पहली थीम, इसका जो सबटाइटल जो है, द मॉडर्न प्रोमीथियस। तो इसे मॉडर्न प्रोमीथियस क्यों कहा जाता है या क्यों नाम दिया है, तो इसे जानने के लिए आपको ग्रीक माइथोलॉजी का जो प्रोमीथियस है उसके बारे में पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोमीथियस मतलब मैं एक जीसस क्राइस्ट वाला पर्सन हूँ, बट मेरे लिए असली हीरो जो है वो प्रोमीथियस है। मैं काफ़ी प्रोमीथियन बंदा हूँ, इवन दो आई एम फ्रॉम एन एनवायरमेंटल साइंसेस बैकग्राउंड। तो प्रोमीथियस की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोमीथियस जो है वो एक टाइटन है ग्रीक माइथोलॉजी में, मतलब, और टाइटन्स में और ग्रीक गॉड्स में बहुत पुराने टाइम में एक वॉर हुआ था, जिसमें क्या होता है कि गॉड्स जो है वो सभी टाइटन्स को टार्टरस में भेज देते हैं, वॉर जीत कर टार्टरस में भेज देते हैं। इस वॉर में प्रोमीथियस जो है वो टाइटन्स की साइड नहीं लेता, तो वो और उसका भाई जो है वो ग्रीक गॉड्स की साइड से इस पूरी फाइट को लड़ते, इस वॉर को लड़ते हैं। और इससे खुश होकर ग्रीक गॉड ज्यूस जो है वो प्रोमीथियस को बोलता है कि तुम अभी इस अर्थ पे एक लाइफ क्रिएशन का काम मैं तुमको देता हूँ, तुम जितनी भी लाइफ मतलब यहाँ पे क्रिएचर्स बनाओ, लाइफ क्रिएट करो अपने भाई के साथ। ठीक है, और ज्यूस जो है वो प्रोमीथियस को प्रोमीथियस और उसके भाई को दो बॉक्सेस देता है या दो अर्न्स देता है, जिसमें वो गिफ्ट्स देता है कि हर एक क्रिएशन को तुम अपने एक एक गिफ्ट दे दो। तो प्रोमीथियस और उसका भाई जो है वो शुरू हो जाते हैं और अलग अलग क्रिएचर्स जो है, जैसे कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, इन सब को बनाते हैं और सबको एक एक गिफ्ट देते हैं। जैसे चीता को वो स्पीड दे देता है, फ्लावर्स को वो कलर्स दे देता है, एलिफेंट को वो स्ट्रेंथ देता है और बर्ड्स को वो फ्लाइट का गिफ्ट देता है। एंड में क्या होता है कि ये सभी जो गिफ्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और एंड का जो क्रिएशन है वो रहता है मैन, ह्यूमन बीइंग बनाया रहता है क्ले से प्रोमीथियस ने। बट अभी ह्यूमन बीइंग को देने के लिए कुछ गिफ्ट नहीं है प्रोमीथियस के पास। तो प्रोमीथियस जो है वो अथीना के पास जाता है, द गॉडेस ऑफ विजडम, जो मेरी काफ़ी फेवरेट गॉडेस है, उसके पास जाता है और अथीना बहुत खुश हो जाती है क्रिएशन को देखकर, ह्यूमन क्रिएशन को देखकर क्ले से बने, और उसको उसमें जान फूंक देती है। तो ह्यूमंस जो है वो अभी उनके पास कुछ गिफ्ट तो नहीं है, बट प्रोमीथियस काफ़ी खुश है और वो ह्यूमन को प्रोक्रिएट करने के लिए अर्थ पे छोड़ देता है।
बाद में प्रोमीथियस को पता चलता है कि ह्यूमंस जो है वो काफ़ी वल्नरेबल है, क्योंकि उनके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, गिफ्ट्स नहीं है। तो प्रोमीथियस जो है वो अथीना से कम्युनिकेट करता है कि मेरा ये जो क्रिएशन है इसके पास कुछ नहीं है, अभी ये बहुत वीक है। तो अथीना कहती है कि तुम इनको लाइट दे दो, फायर दे दो। तो प्रोमीथियस जो है वो ओलंपिक से फायर चुरा के ह्यूमंस को दे देता है। और अभी इसमें बहुत से वेरिएशन है इस स्टोरी में। बेसिकली क्या होता है कि फायर गिफ्ट करने के बाद ज्यूस जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस बहुत रैपिडली इवॉल्व होते हैं। क्योंकि फायर जो है वो एक मेटाफोर है फॉर नॉलेज। तो नॉलेज देने के बाद ह्यूमंस जो है वो काफ़ी बहुत रैपिडली इवॉल्व होने लगते हैं, मॉडर्नाइज होने लगते हैं। और ज्यूस जो है वो गुस्सा हो जाता है और प्रोमीथियस को एक पनिशमेंट दे देता है कि तुमने फायर चुराई है और इंसानों को दे दी है। तो वो उसको बैनिश कर देता है ओलंपस से और उसको पनिशमेंट देता है कि तुम जो हो, तुमको मैं एक पहाड़ी पे लटकाऊंगा। और उसको एक पहाड़ी पे लटकाया जाता है और एक वल्चर जो है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और उसकी पनिशमेंट ये है कि रोज़ एक वल्चर जो है वहाँ पे जो तैनात किया गया है ज्यूस द्वारा, वो उसका लीवर खाएगा। और हर दिन मतलब लीवर ख़त्म होने के बाद पूरी जो पनिशमेंट है वो ख़त्म होने के बाद उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट करेगी प्रोमीथियस की। और दूसरे दिन फिर से उसका लीवर ये ईगल या फिर वल्चर जो है वो खाएगा। तो ये इसकी स्टोरी है। तो इसमें ऐसा है कि इस प्रोमीथियस जो है वो अपने क्रिएशन से बहुत प्यार करता है और उसको फोरसाइट रहती है। उसकी पावर जो है वो फोरसाइट की है। उसको पहले ही पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने क्रिएशन के लिए और उनके लिए वो लाइट चुरा कर उनको देता है, उनको इवॉल्व करता है और खुद सूली पे चढ़ जाता है। मतलब कि एक सेक्रीफाइस करता है खुद का। बट वरी नॉट, कुछ साल बाद हरक्यूलिस जो है वो प्रोमीथियस को बचा लेता है और उसका जो पेन है, उसकी सफरिंग जो है उसको फिनिश कर देता है। तो इसको मॉडर्न प्रोमीथियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओरिजिनल प्रोमीथियस जो था वो अपने टाइम का प्रोडक्ट था। वो बहुत ही सेल्फलेस था, उसमें काफ़ी एम्पैथी थी, उसने ह्यूमंस को एम्पैथी सिखाई थी, उसने कंपैशन सिखाया था। इसीलिए एक डेमीगॉड उसको बचाता है, हरक्यूलिस उसको बचा पाता है। पर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो मॉडर्न प्रोमीथियस है, क्योंकि वो अपने क्रिएशन को क्रिएट तो करता है बट पूरी स्टोरी में वो एक भी टाइम पे अपने क्रिएशन को समझ नहीं पाता। उसका क्रिएशन जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी यूनिक है और उसकी सिर्फ एक ही बेसिक रिक्वेस्ट है जो काफ़ी ह्यूमन है, काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी सिंसियर है। बट वो अपने क्रिएशन से इतना डिसगस्ट फील करता है और एक इररिस्पॉन्सिबल क्रिएटर की तरह अपने क्रिएशन को वो छोड़ देता है। तो वो मॉडर्न प्रोमीथियस है। मतलब कि वो पूरा एक ओरिजिनल प्रोमीथियस का एंटीथीसिस या फिर एग्जैक्ट अपोजिट प्रोमीथियस है, इसलिए इसको द मॉडर्न प्रोमीथियस कहा जाता है फ्रैंकेनस्टाइन को। ठीक है, ये एक इसकी थीम है, इस पर बहुत डीपली और मैं जा सकता हूँ बट मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट जो थीम है वो है कि अबैंडनमेंट फ्रॉम द गॉड। तो इसमें मतलब कि न्यू टेस्टामेंट के बारे में भी कुछ थीमेटिक एलिमेंट्स जो है और फिर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, इसको भी इसमें रेफरेंस दिए गए हैं। क्योंकि जो फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर जो है, जो क्रिएशन जो है, वो उसको लिटरेचर काफ़ी पसंद है। वो बीच बीच में अलग अलग राइटर्स को, ऑथर्स को, पोइट्स को रेफ़र करता है और लूसीफर से वो थोड़ा बहुत खुद को रिलेट करता है। तो गॉड जिस तरह से एडम और ईव को अबैंडन कर देता है, पनिश करता है, उसी तरीके से और लूसीफर को भी निकाल देता है अपने किंगडम से, उसी तरह से फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को भी लगता है कि उसका गॉड जो है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, उसने उसको अबैंडन कर दिया है और अपने से दूर रख रहा है। ये भी एक थीम है, इसमें भी मैं काफ़ी डीप नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट जो थीम है नेचर वर्सेस नर्चर। तो जब फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर का या क्रिएशन का जन्म होता है
तब वो एक काफ़ी कंपैशनेट क्रिएचर रहता है, एक वीकलिंग रहता है, उसके मन में एक किसी भी तरह की मैलिस नहीं है, वो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी देखता है, ठीक है। बट दुनिया इस तरीके से उसके बाहरी रूप को परसीव करती है, जिन जिन लोगों की वो मदद करता है वही लोग उससे डर जाते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं। तो एक जो उसका जो इनोसेंस जो है, डेथ ऑफ इनोसेंट, ये रोमांटिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है रोमांटिक डिस्कोर्स में, और वो भी इसमें प्रेजेंट है कि किस तरह से नेचर जो है और नर्चर जो है, मतलब नर्चर मतलब किस तरीके से आपको बाह्य दुनिया जो है किस तरीके से आपको ट्रीट करती है, उस तरीके से आपकी खुद की ग्रोथ होती है। वो सभी एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ में सहायता करते हैं। और ये जो बाहर की नर्चर जो है, जो बाहर की ट्रीटमेंट जो है दूसरे लोगों से, आपकी दूसरे लोग जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, वो आपको एक तो एक हीरो भी बना सकते हैं, एक विलन भी बना सकते हैं, एक साइकोपाथ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये भी एक थीम है इसमें। फिर जो मैंने कैट्स क्रेडल में मैंने कहा था कि जो ब्रिलियंट माइंड जो रहते हैं वो अपने बियॉन्ड या फिर अपने गोल्स के बियॉन्ड नहीं देख पाते। तो मेरी शैली का यही था कि मॉडर्निटी जो है, उसका डर था कि मॉडर्निटी हमारे जो रोमांटिक एलिमेंट्स है या फिर हमारी जो इनोसेंस है उसको ले रही है और एक इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हमें बना रही है। और उसका एक फियर था मेरी का साइंस को लेकर, उसको इसमें उसने एक्सप्लोर किया है। फिर बाकी के बहुत से कैरेक्टर्स जो है, फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर है, खुद विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है, उसके दोस्त वगैरह जो है, उसकी बहन जो है, उसके पिता जो है, ये सभी एक स्टैंड इन है मेरी के खुद की लाइफ के जितने भी रिलेशंस थे, उन सभी के एक्सपीरियंसेस को, उन सभी के को वो जिस तरीके से परसीव करती है, उन सभी को उसने एक एक कैरेक्टर में डाला है। फॉर एग्जांपल वो खुद को फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर जो है वो मेरी का खुद का स्टैंड इन है। जब 16 साल की थी मेरी, तब उस पर्सी बी शेली के साथ उसने एक चाइल्ड को प्रोक्रिएट किया था। तब वो प्रेग्नेंट थी, तब उसके बच्चे को मार दिया गया था, प्रेगनेंसी में ही अबॉर्ट किया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक गुस्सा था शेली के मन में कि पर्सी ने उसके बच्चे को मार दिया है और वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा अपनी क्रिएशन को लेकर। तो मेरी के लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो बहुत से मतलब उसके माता पिता की को लेकर उसकी जो ट्रीटमेंट वगैरह है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी उसकी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अलग से। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, बट स्टिल मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ इस बुक के बारे में, बट ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका पॉप कल्चरल इम्पैक्ट, ये मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको इसकी टाइप की पहली बुक कहा जाता है मॉडर्न साईफाई हॉरर या गॉथिक साईफाई हॉरर। तो इसके गॉथिक एलिमेंट्स मुझे काफ़ी पसंद है, इसके साईफाई एलिमेंट्स मुझे काफ़ी पसंद है और इसके रोमांटिक एलिमेंट्स मुझे काफ़ी पसंद है। तो इन तीनों भी फील्ड्स में इसके मतलब एक आर्केटिपिकल बुक की तरह देख सकते हैं और बहुत से अलग अलग फॉर्म्स में इसको रेप्लिकेट किया गया है। तो 2018 जो है उस टाइम पे ये इसको 200 साल पूरे हुए थे। तो 2018 एक काफ़ी बढ़िया साल रहा था गॉथिक लिटरेचर के लिए या गॉथिक चीज़ों के लिए, क्योंकि एक तो इसको 200 साल पूरे हो गए थे। फिर शेप ऑफ वाटर आई थी, उसको ऑस्कर मिला था डेल टोरो की। फिर वैम्पायर गेम जो है वीडियो गेम, वो भी आया था, वो भी काफ़ी गॉथिक था और इससे काफ़ी मिलता जुलता था। तो इसका इम्पैक्ट 200 साल बाद भी था। ठीक है, मेरे पास ये कुछ बुक्स है, जैसे कि ये लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंड जो है, ये ग्राफिक नॉवेल है एलन मूर का। तो इसमें भी फ्रैंकेनस्टाइन मौजूद है, इसमें फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर मौजूद है। फिर ये बैरी विंडसोर स्मिथ की मैग्नम ओपस बुक है, 2021 में पब्लिश की गई थी, मॉन्स्टर। तो इसमें भी बैरी विंडसोर स्मिथ ने फ्रैंकेनस्टाइन के बहुत से एलिमेंट्स उठाए हैं। ये जैसे कि
मॉन्स्टर एक्चुअल में कौन है, तो फ्रैंकेनस्टाइन हमें यही बताती है कि वी वेर द मॉन्स्टर्स ऑल अलोंग, और ये वी वेर द मॉन्स्टर्स ऑल अलोंग वाली थीम जो है वो आपको काफ़ी सारे मूवीज़ में मिलेगी, काफ़ी सारे वीडियो गेम्स में मिलेगी, स्पेक ऑप्स में भी मिलेगी, हार्ट ऑफ डार्कनेस से भी आप इसे और जोड़ सकते हो। तो मैं इसके अभी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशंस में नहीं घुसने वाला, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि पॉप कल्चर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक रही है। और मेरी खुद की एक पोएम है जो काफ़ी इंस्पायर्ड है इससे, जो मैंने गॉथिक पोएम लिखी थी रोज़ी करके, वो भी इससे काफ़ी इंस्पायर्ड है। मुझे काफ़ी पसंद है फ्रैंकेनस्टाइन, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत से एलिमेंट्स के बारे में बात कर दी है। मैं पॉप कल्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट स्टिल मॉडर्न जो भी साईफाई फिल्म्स जो है, जैसे कि ब्लेड रनर है, फिर रोबोकॉप है, ये सब जो है, या फिर आई रोबोट है, ये सभी इसी से इंस्पायर्ड है। हालांकि डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शिप ये इंस्पिरेशन रही है ब्लेड रनर के लिए, बट वो डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शिप्स वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। तो ऐसी सब बहुत सी इसकी लेगेसी रही है, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। मैं आपको और नहीं पकाऊंगा, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। तो आपको अगर इसके बारे में बात करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बात कर सकते हैं। मैं अभी भी कभी भी फ्री हूँ इस बुक के बारे में बात करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगा आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।